नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर रास्ता अभी काफी लंबा है। पूरे देश में सब पर एक जैसा कानून लागू होने के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। सबकी नजरें उत्तराखंड पर टिकी हैं, जहां से संभवतः पूरे देश में इस कानून को लागू होने का रास्ता शुरू होगा। आज कानून मंत्री से जब समान नागरिक संहिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधि आयोग इस मामले को देख रहा है और 14 जुलाई तक उसने लोगों से सुझाव मांगे हैं। लेकिन एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विधि आयोग और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनी समिति आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं। आज हॉट टॉपिक में आपको बताएंगे कि समान नागरिक संहिता को लेकर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और यह कानून किस तरह से बन सकता है। कई सारी पेचीदगियां हैं, लेकिन जिस तरह से भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता के पक्ष में खुलकर बोला, उसके बाद यह तय है कि मोदी सरकार अब तेजी के साथ इस पर आगे बढ़ेगी। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार तय प्रक्रिया पूरी करने में भी काफी वक्त लग जाएगा। कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे। उत्तराखंड की अगर बात करें तो वहां पर समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट कानून बनाने की जो समिति है, कल दिल्ली में वो एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो ये कह चुके हैं कि समिति जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देने वाली है। 30 तारीख का उन्होंने जिक्र किया था। वैसे अभी सूत्र बता रहे हैं कि समिति की रिपोर्ट में अभी कुछ समय और लग सकता है, लेकिन 14 जुलाई से पहले ये आ सकती है। गौरतलब है कि विधि आयोग ने भी 14 जुलाई तक समान नागरिक संहिता पर देशवासियों से सुझाव मांगे हैं और कल जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 8.5 लाख सुझाव विधि आयोग के पास पहुंच चुके हैं। और विधि आयोग के सदस्यों की 2 जून को यानी इसी महीने की 2 तारीख को उत्तराखंड की जो समिति है उसके सदस्यों से मुलाकात भी हुई थी। उसी के बाद विधि आयोग ने 14 जून को समान नागरिक संहिता पर देश भर से सुझाव मांगे हैं। ये 1 महीने तक के लिए जारी रहेगा, यानी 14 जुलाई तक। उत्तराखंड समिति जो है वो ड्राफ्ट कानून बना रही है, जबकि विधि आयोग अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें करता है। उत्तराखंड की जो समिति है वो पिछले 1 साल से इस ड्राफ्ट कानून पर काम कर रही है। इसे अब तक राज्य के लोगों से 2.5 लाख सुझाव मिले हैं। ये केवल उत्तराखंड के लोगों के सुझाव है जो 2.5 लाख सुझाव मिले हैं। उत्तराखंड समिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य की कैबिनेट के सामने उसे रखा जाएगा, क्योंकि वो एक तरह का ड्राफ्ट लॉ होगा, कानून होगा, और राज्य की कैबिनेट उसे मंजूरी देगी। फिर इसे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में रखा जा सकता है। ये बड़ी खबर है कि अगले महीने जो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र है उसमें ये जो ड्राफ्ट कानून समिति की ओर से बनाया जा रहा है इसको रखा जा सकता है विधानसभा में, विधानसभा के पटल पर। और फिर विधानसभा से पारित होने के बाद ये कानून बन जाएगा उत्तराखंड के लिए। तो ये उत्तराखंड सबसे बड़ी पहल इस समान नागरिक संहिता पर करने जा रहा है। इसके बाद जो जानकारी मिली कि इसी कानून का केंद्र सरकार भी अध्ययन कर रही है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मॉडल लॉ है उत्तराखंड का उसका अध्ययन केंद्र सरकार भी कर रही है। और विधि आयोग की जो सिफारिशें होंगी और उत्तराखंड का जो कानून होगा इसके आधार पर केंद्र सरकार अपना विधेयक बना सकती है। उस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद फिर संसद में रखा जाएगा और संभवतः ये शीतकालीन सत्र में संसद में रखा जाए, क्योंकि मानसून सत्र में इसकी संभावना बहुत ही कम है। संसद में रखने के बाद यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वो अगर विपक्ष जोर देता है तो इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजे या फिर ना भी भेजे, क्योंकि यह तर्क दिया गया कि जब अनुच्छेद 370 के खात्मे की बात आई थी तो उसके विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया था। पहले राज्यसभा में रखा गया था, वहां से पारित होने के बाद लोकसभा में उसको पारित करवाया गया था। इसी तरह इसको भी संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन इस बीच जो कुछ अन्य बीजेपी शासित राज्य है वो उत्तराखंड के कानून के आधार पर अपने यहां कानून बना सकते हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में और असम में भी इसी तरह की समितियां बनाने का फैसला हुआ है। तो जो उत्तराखंड का कानून है, क्या बाद में चलकर मध्य प्रदेश, असम और गुजरात भी अपने यहां लागू कर सकते हैं? ये भी एक बड़ी बात इसको लेकर कही जा रही है। लेकिन जो प्रक्रिया हमने पूरी बताई है, इसको लेकर केंद्र सरकार क्या कह रही है? आज जब केंद्रीय कानून मंत्री से इस पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विधि आयोग इस पर अपना काम कर रहा है। कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी भारतीयों के लिए एक कानून होगा। जिस तरह 3 तलाक खत्म किया, 370 रद्द किया, वैसे ही समान नागरिक संहिता भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी असंभव को भी संभव कर देते हैं। देखिए, हमारे देश में हर व्यक्ति
140 करोड़ जनता में एक समान है, और अगर एक समान है तो एक नीति होनी चाहिए सभी की। और ये तो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की रही है, और ये संकल्प संविधान में भी है। तो आज जो 70 साल में नहीं हो पाया 3 तलाक को हटाने का, कश्मीर में 370 को रद्द करने का, और पूरे देश में एक समान नीति यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थापित करने का, जो असंभव कार्य था वो प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी संभव करवाया है, और यूसीसी भी हम लोग संभव करवाएंगे। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। केंद्रीय मंत्री परिषद की सोमवार को बैठक बुलाई गई है। आपको बताएं कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्रिपरिषद की बैठक यह आयोजित की जा रही है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। कल देर रात पीएम नरेंद्र मोदी के घर पर बीजेपी नेताओं की बहुत लंबी बैठक हुई थी। इससे पहले जनवरी में बजट सत्र से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जा चुकी है। तो ये क्या उसी से जुड़ा हुआ है, इस पर हम आगे आपको बता रहे हैं कि बीजेपी जो है 2024 के लिए बड़ी तैयारियों में जुट गई है। कल देर रात पीएम आवास पर यह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। 5 घंटे चली बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल हुए थे। इससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष आरएसएस के नेता अरुण कुमार के साथ कई लंबी बैठकें पिछले महीने से लेकर के इस महीने तक कर चुके हैं। लोकसभा और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की संभावना है कि इसमें कल रात की बैठक में हुई हो। बीजेपी संगठन और मोदी सरकार में भी बड़े फेरबदल की चर्चा की जा रही है। इन बड़ी बैठकों में लिए गए फैसलों की जानकारी भी जल्द ही सामने आ सकती है, और इसीलिए एक के बाद एक तेजी के साथ जो घटनाक्रम है वो घूम रहा है, बदल रहा है, क्योंकि सोमवार को भी मंत्रिपरिषद की बैठक बुला ली गई है। लेकिन कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को आने वाले चुनाव को लेकर मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े और मिडिल क्लास पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। पीएम ने कल की कैबिनेट में बैठक में इन वर्गों पर फोकस करने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित, वंचित और पिछड़ों पर खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। इन वर्गों से जुड़े मुद्दों को खास तौर से तरजीह दी जाएगी, ये भी पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने अपने मंत्रालय की योजनाओं में गरीब और मिडिल क्लास पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। जो आपके संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन पर खास तौर से फोकस करें, ये पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा। पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार के लिए काम किया जाए, ये पीएम मोदी की नसीहत है। अपने क्षेत्रों में पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों के बीच में जाएं, ये भी उन्होंने कहा है, और इन लोगों के बीच में छोटी बैठकें करें, सेमिनार वगैरह करें, ये पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी साल है, इसलिए इस तरह की योजनाएं बनाई जाए जो सीधे गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े और मध्य वर्ग से जुड़ी हुई हों। तो यह भी पीएम मोदी की ओर से नसीहत दी गई है। इसके साथ ही बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी सांसदों के साथ बैठक करने वाले हैं। बताया गया कि 4 जुलाई को जेपी नड्डा की सांसदों के साथ बैठक होगी। मोदी सरकार के 9 साल पर जो 1 महीने तक पूरे देश में महासंपर्क अभियान चलाया गया, उसकी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। 1 महीने के अभियान में सांसदों को जो काम दिए गए थे वो उन्होंने किस हद तक किए हैं, उसकी भी समीक्षा होगी। सांसदों से अपने काम को नमो ऐप के ऊपर अपलोड करने के लिए कहा गया था, तो उसी के आधार पर अब जो है बीजेपी हर सांसद के काम की रिपोर्ट बनाएगी, और सांसदों की भागीदारी, सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में मेंशन की जाएंगी। और 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट बांटने का एक प्रमुख आधार ये रिपोर्ट भी होगी। तो इस तरह से बीजेपी लगातार हर दिन कोई ना कोई कदम उठा रही है अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। तेईस जून को पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद आज पहली बार बिहार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला।
बिहार के लखीसराय में एक रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जिन्होंने बार बार घर बदला उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए वे सारे सिद्धांत भूल गए। अमित शाह ने लोगों से अपील की कि वो 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाकर पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाए। गृहमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार पूछते हैं कि 9 साल में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये 9 साल गरीब कल्याण और भारत के गौरव के हैं। पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार हो रही है। पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। अगर आप ताजा तरीन खबरों से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं तो एनडीटीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।